नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई के आरंभ पर। आप में से कई लोगों ने आईएएस बनने का सपना देखा होगा और उस सपने के पीछे शायद एक कारण यह भी होगा कि आप देश की नीति निर्माण में भागीदार बनना चाहते हैं। आप वो नीतियां बनाना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, साथ ही कमज़ोर वर्गों तक आप सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं। शायद आपके मन में ये भी होगा कि सिस्टम में कुछ खामियां हैं, उन खामियों को आप अंदर से बदलना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक प्रैक्टिकल साइड भी आती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो उसके बदले में अगर कुछ मिले तो मोटिवेशन बढ़ जाता है, और बदले में मिलती है एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते आपको इज्जत, एक अच्छी खासी सैलरी। इसीलिए ये जो है आईएएस की सर्विस देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में गिनी जाती है। ऐसे ही कई लोग ऐसे ही जानना चाहते हैं कि आईएएस की सैलरी कितनी होती है, उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सारी सुविधाओं के बारे में, क्या सैलरी मिलती है, उससे और क्या प्रतिष्ठा बनती है, वो सारी बातें जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। इसको पूरी डिटेल में समझेंगे हम। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले कि आईएएस होता कौन है। तो आईएएस होता कौन है, ये एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी है कि आईएएस जो है ना, भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक ऑफिसर होता है। ये क्या करता है? ये नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सरकार या संसद नीति बनाती है, उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पर लागू करवाने का काम करता है आईएएस। उनको क्रियान्वयन करता है, उनको जो है जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा ये सरकार की कार्यकारी मशीनरी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक प्रमुख अंग कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्योंकि ये सलाह देता है कौन सी नीति बननी चाहिए या कौन सी नहीं बननी चाहिए जब उस पोजीशन पे पहुंच जाता है तब। ठीक है, इसके अलावा विकास कार्यों की निगरानी करता है। जो भी विकास कार्य आपके शहर में या गांव में या कस्बे में जहां भी हो रहे होंगे, उन विकास कार्यों की निगरानी कौन करता है? आईएएस अधिकारी करता है। डीएम जो आपके जिला में बैठा होता है, उसके अंडर ये सारे विकास कार्य हो रहे होते हैं। उसके अलावा इसको क्या मिलते हैं एज ए आईएएस? उसका सामाजिक सम्मान अलग ही होता है, अलग लेवल पे उसका सामाजिक सम्मान होता है, अलग ही निगाह से देखते हैं उसे लोग। ठीक है, सुरक्षा, जॉब गारंटी मिलती है इसे। इसके अलावा अनेक और सुविधाएं भी मिलती हैं, और वो अनेक कौन सी सुविधाएं हैं हम आगे बताएंगे। केवल सैलरी नहीं मिलती, सैलरी के अलावा इसे प्लस और भी बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से इसकी सैलरी ऐसे की ऐसी बची रह जाती है। एक अगर आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे होंगे तो प्राइवेट जॉब में आपको जितनी भी तनख्वाह मिल रही होगी उसमें से तमाम खर्चे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक तारीख को जब सैलरी आती है ना, तो रूम रेंट या ईएमआई या सब्जी का या राशन का, इस तरीके से सारे खर्चे निकल जाते हैं, मेड के। तो आपके पास बचती है कुछ थोड़ी बहुत सैलरी। लेकिन एक आईएएस के पास ये सैलरी बच जाती है पूरी की पूरी। कैसे बचती है ये बताएंगे हम आगे। ठीक है, समझते हैं कि आईएएस की प्रमुख जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं। हमने मोटी मोटी तौर पे बता दी स्टार्टिंग में, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? जिला प्रशासन का संचालन करना। जब आपके शहर में या आपके ज़िले में एक डीएम होता है तो वो डीएम प्रशासन की संचालन करता है। तो डीएम हुआ, एसडीएम हुआ, प्रारंभिक तौर पर जो है इसकी इनिशियल जो ज्वाइनिंग होती है वो एसडीएम के तौर पे होती है एक आईएएस ऑफिसर की। फिर उसके बाद वो डीएम बनता है। ठीक है, नीति निर्माण में योगदान देता है। जो आपने भी सपना देख रखा है कि मैं भी नीति निर्माण करना चाहता हूँ, देश में किस तरीके की नीतियाँ बन रही हैं उसमें अपना इन्फ्लुएंस देना चाहता हूँ, तो ये मंत्रालय में सलाहकार और नीति निर्माता के रूप में भी कार्य करता है। जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद में सचिव बनता है, कैबिनेट सचिव बनता है, तो वहाँ पर ये सलाहकार के रूप में काम करता है, नीति निर्माण में आपकी भूमिका निभाता है। जन कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, जो आपने सपना देखा या कई लोग जो सोचते हैं कि यार गरीब लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं या समाज के फलां वर्ग तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो मैं अगर एक ऑफिसर बना तो मैं सबसे पहले इन लोगों को जो है सुविधाएं पहुंचाऊंगा। तो वही ग्राउंड लेवल पर सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करता है जन कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, जैसे मनरेगा, राशन प्रणाली आदि का वितरण। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। हालांकि आईपीएस होता है जिले में, लेकिन अंततः जो है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीएम के अंदर ही आती है, यानी आईएएस के अंदर ही आती है। इसके नीचे आप जो है आईपीएस को रख सकते हैं। ठीक है, अंततः इसकी जिम्मेदारी है। प्रारंभिक तौर पर देखें तो आईपीएस की होती है, लेकिन अंततः आईएएस
ठीक है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका कार्य होता है। जिला स्तर पर पुलिस और मजिस्ट्रेटीय कार्यों का भी ये समन्वय करता है। ठीक है। सरकारी विभागों की निगरानी, सरकार की जो विभाग हैं उसमें कुछ घोटाले तो नहीं हो रहे, कुछ गड़बड़ियां तो नहीं चल रही हैं, सारे काम समय पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी कर रहा नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी देखता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, परिवहन से और तमाम दुनिया भर के विभाग होते हैं जो जिला में, तो उन सब की निगरानी करता है कि वहाँ सारे काम ठीक ठाक तरीके से चल रहे नहीं चल रहे हैं। इतना समझने के बाद समझते हैं कि इसका पदक्रम और सेवा स्तर पर पे लेवल क्या है। हम जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये लिस्ट हमने बनाई है, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग की बात चल रही है, अभी गठन नहीं हुआ है उसका, तो अभी तक जो है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग पे लेवल होते हैं, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, तो इस तरीके से लेवल 18 तक जाता है। तो लेवल 10 में कौन आते हैं? सहायक कलेक्टर या एसडीएम। जब आपकी इनिशियल पोस्टिंग, जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू का चरण भी पूरा कर लेंगे और रैंक ले आते हैं और एक आप आईएएस के रूप में जो चयनित होते हैं आप, तो सबसे पहले आपकी नियुक्ति जो है सहायक कलेक्टर या एसडीएम के रूप में होती है। और ये जो है 0 से 4 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को ये मिलती है। ठीक है पद। तो इसकी सैलरी इनिशियल लेवल पे, बेसिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसमें कोई अन्य सुविधाएं दूसरी नहीं जुड़ी हैं अभी, केवल बेसिक पे। बेसिक पे कितना है? 56,100। इसका बेसिक पे कितना है? 56,100। वही जब बात करें लेवल 11 पर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी सचिव, ये 4 से 9 साल के व्यक्ति जो अनुभव रखते हैं वो इस पद पर होते हैं। और इसकी बेसिक पे कितना है? 67,700। ये बेसिक है। जब इसमें डीए, एचआरए, टीए वगैरह जुड़ेंगे तो ये लाखों में हो जाती सैलरी। तो ऐसे ही जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, कलेक्टर, जब 9 से 12 साल का आप अनुभव रख लेते हैं तब आप डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, संयुक्त सचिव बनते हैं। इसकी सैलरी बेसिक कितनी है? 78,800। तो ऐसे ही सबकी सैलरी है। और अंत में जाता है लेवल 18 पर कैबिनेट सचिव। ये जो है ना सबसे बड़ा पद है आईएएस के उसमें, तो सर्वोच्च पद है कैबिनेट सचिव। और ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, यानी केंद्र में ही इसकी नियुक्ति होती है, राज्य में नहीं। ये कम से कम 35 साल का आप अनुभव रख लेते हैं तब आपकी नियुक्ति होती है। इसकी बेसिक पे देख रहे हो आप, 2.5 लाख रुपये बेसिक पे। इसमें जब डीए, एचआरए, टीए और अन्य सुविधाएं जोड़ देंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा? अंदाजा लगाइए और कमेंट करके बताइए कितना पहुंच सकता है ये। हम तो आगे बताएंगे कि कितना कितना पहुंच सकता है। तो ये मुख्य सचिव यानी कि ये जो है राज्य स्तर पर जो है सचिव और आयुक्त होते हैं, इनकी 16 से 24 साल का अनुभव रख लेते हैं आप, तो राज्य स्तर पर आप सचिव या आयुक्त नियुक्ति किए जा सकते हैं। और यहाँ सैलरी होती है 1,44,200 रुपये। कितनी होती है? 1,44,200 रुपये आपकी सैलरी होती है। ठीक है। और इसमें फिर और भत्ते जोड़ देंगे तो ये 2.5 लाख के पार चली जाएगी, 2 लाख के पार चली जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि वो कौन से भत्ते हैं जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो केवल बेसिक थी। यहाँ पर दिखा रहा था मैं कि ये केवल बेसिक सैलरी है 56,000। इसमें अन्य भत्ते वगैरह जोड़ेंगे ना तो आगे चल के ये 1 लाख पहुँच जाएगी। ये 56,000 कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। कैसे होगी? देखिए भत्ते, इसको और कौन कौन से भत्ते मिल रहे हैं? महंगाई भत्ता, डीए, लगभग 42% होता है। ये बदलता रहता है हालांकि, तो लगभग 42% तक जाता है। ये 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 42% तक जाता है ये। इसके अलावा आपको मकान का किराया भत्ता ऐड होता है। इसमें कितना होता है? वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। ये 8 से 24% तक होता है। महानगरों में ये 24% तक जाता है, छोटे शहरों में जो है 16%, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तैनाती है आपकी तो 8% मिलेगा आपको। यात्रा भत्ता, यहाँ तो आप अभी जो है अपने पैसे से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ यात्रा भत्ता मिल रहा है। वाहन सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति मिलती है। अगर आप जाते हैं कहीं, कुछ खर्चा होता है तो आपको उसकी प्रतिपूर्ति मिल जाएगी, आपके अकाउंट में पैसा भेज देगी जो गवर्नमेंट। विशेष क्षेत्र भत्ता, आपकी तैनाती ऐसे क्षेत्रों में हो जाती है, विशेष क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, भारत का उत्तर पूर्वोत्तर हुआ और दूरस्थ इलाके हुए, तो वहाँ पर आपको विशेष क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। इसके साथ साथ ही आपको चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, फ्री में मिलती हैं आपको, फ्री में इलाज हो रहा है, आपको कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो ये जो है CGHS, ये केंद्र की जो है हेल्थ स्कीम होती है वो, या फिर निजी नामित अस्पतालों में इलाज, ये परिवार सहित मिल रहा है।
आपको तो मिल ही रहा है, साथ के साथ आपको परिवार को भी ये सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा देखिए साहब, वेतन की गणना, एक उदाहरण देख लेते हैं, और ये उदाहरण हमने एसडीएम लेवल पे लिया है, यानी कि प्रारंभिक नियुक्ति के इनिशियल तौर पे ही, ठीक है। तो एसडीएम स्तर पे ये वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं। तो मूल वेतन कितना था इसका, 56,100 रुपये था, ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए महंगाई भत्ता 42%, ये बेसिक पे का 42% ऐड कर देंगे तो लगभग 23,562 लेकर के आएगा। मकान किराया भत्ता 24% जोड़ लेते हैं, जो अधिकतम था, 8 से 16% मिलता है ना, ये 8 से 24% मिलता है ना ये, तो 8 से हमने अधिकतम जोड़ लिया तो 13,464 जो ऐड कर लीजिए। फिर यात्रा भत्ता टीए, ये जो है करीब 7,200 है। तो ऐसे करके जब जोड़ के निकालेंगे, इसमें अन्य भत्ते भी 1 से 2,000 के मिल जाते हैं, वो स्थान अनुसार अलग अलग होते हैं। तो टोटल निकल के आता है 1 लाख से लेकर के 1,05,000 रुपये प्रति माह। 56,000 की कितनी बन गई, 1 लाख रुपये या 1,05,000 रुपये बन गई आपकी। तो बेसिक में इतनी सबको जोड़ी ना डबल हो गई लगभग। तो ऐसे ही सोच लीजिए, जो 2.5 लाख मिल रहा था, जो सबसे प्रमुख पद था, सर्वोच्च पद था, उस पर जो कितना मिला कैबिनेट सचिव का, 2.5 लाख, और उसमें ये सारे भत्ते जोड़ेंगे तो उसका भी कितना हो जाएगा, लगभग 2 गुना पहुंच जाएगा ना, इस हिसाब से देखें तो। अब इसमें कटौती भी होती है, हालांकि जो कटौती होती है वो आपके फायदे के लिए होती है, यानी आईएएस के फायदे के लिए होती है। उसका जो भविष्य निधि है, यानी प्रोविडेंट फंड पीएफ, उसमें कुछ पैसे कटते हैं, वो 5,610 रुपये समथिंग करते हैं, मूल वेतन का 10% कटता है। तो ये आगे चलकर जो है इसे मिल जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, या ऐसे बीच में भी निकाल सकता है ये अधिकारी अपना, ठीक है। आयकर इनकम टैक्स कटता है, जो ये नहीं मिलता है, ये परिस्थिति अनुसार अलग अलग हो सकता है, 4 से 7,000 का होता है। अन्य कटौतियाँ भी होती हैं जो करीब 500 से 1,000 होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल कटौती की बात करें तो कितना हो गया, 10,000 से लेकर के 14,000 रुपये समथिंग आपकी कुल कटौती हो गई। इतना काट के कितना बन जाएगा, लगभग 80 से 85,000 रुपये समथिंग, यानी 85,000 से 95,000 के समथिंग आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी। यानी कि एक आईएएस को जो इनिशियल लेवल पे है, यानी अभी उसकी ज्वाइनिंग ही हुई है, 0 से 4 साल का अनुभव है उसे मात्र, तो उससे कितना से पे मिलना है इन हैंड में, 95,000, लगभग 1 लाख मान के चल सकते हैं इसे। तो 1 लाख आपकी फ्रेशर जब होते हैं ना, फ्रेशर, उसी टाइम पे आपको 1 लाख मिल रही है। यहाँ फ्रेशर को कितनी मिलती है मार्केट में, देख लीजिए आप, जो है आपको पता ही होगा कितनी मिल रही है फ्रेशर को। अब इसके अलावा आईएएस को और क्या सुविधाएं मिलती, चलो साहब वो तो हो गए कि साहब उसे डीए मिल गया, एचआरए मिल गया, उसे टीए मिल गया। अब इसके अलावा सुविधाएं देखिए, जहां उसका 1 रुपया खर्च नहीं होना है, यानी कि सैलरी जो 95,000 आ रही है ना, वो पूरी की पूरी सूखी बच सकती है। कैसे बचेगी, देखिए, आवास, उसे किराया मुक्त सरकारी या बंगला मिलता है। ये नहीं कि 2 BHK मिल गया या 1 BHK मिल गया, आप जैसे रह रहे हो 8x8 के में, वो नहीं रह रहा, बंगला, सरकारी बंगला है, उसमें तमाम सुविधाएं होती हैं। सरकारी बंगला मिल रहा है, वो भी किराया मुक्त, सरकार पे कर रही है। उसके अलावा मुख्य क्षेत्रों में ये स्थित होता है, यानी कि टॉप जो लोकेशन होती है ना, वहाँ मौजूद होता है। तो जिला मुख्यालय अक्सर होता है ये। इसमें और क्या मिलता है, स्टाफ के लिए क्वार्टर होता है, फर्नीचर मिलता है, बेड, सोफा, कुर्सी, मेज, टेबल, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं। सुरक्षा के लिए आपको गार्ड मिल रहे हैं, ठीक है, आपको रखने पड़ेंगे, आपको तो अपने आप ही कर रहे हो, आपका क्या रखने पड़ेंगे, इतना पैसा कहाँ है आपके पास, तो सुरक्षा मिल रही है आपको, ठीक है। रख रखाव, सभी सरकारी व्यापार होते हैं, ये सारी चीज़ें सरकार पे कर रही है इसके लिए। इसके अलावा से क्या है, वाहन और परिवहन की बात करें तो उसे इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं, एसयूवी, सेडान जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। आप तो पता नहीं किस में चल रहे हैं, ऑटो में ही चल रहे होंगे जहाँ तक है, क्योंकि आप अभी तैयारी के चरण में हैं, तो अभी तो नहीं ले पाए होंगे। तो इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी से गाड़ी मिल रही है। साथ के साथ ड्राइवर और ईंधन, यानी कि ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो भी है, वो भी उसे फ्री में मिल रहा है। ड्राइवर भी फ्री में, ईंधन भी फ्री में, सरकार वहन कर रही है इसका, इसे यहाँ पर भी 1 रुपया नहीं खर्च करना है। पारिवारिक सदस्यों के लिए भी कई बार ये उपयोग की अनुमति देती है, देखा भी होगा आपने, सरकारी गाड़ी में परिवार के लोग जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं, कहीं दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं। उसके अलावा क्या मिल रहा है, घरेलू सहायक और स्टाफ, खाना बनाने वाले, बर्तन धोने वाले, पोंछा लगाने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले, ठीक है, ये इस तरीके के सहायक, जिसमें निजी सहायक, चपरासी, माली ध्यान रखना, गार्डन, ठीक है, पार्क की आपको अलग अलग तरीके के फूल लगा रहा है, घास छील रहा है, ये सब आपके लिए बढ़िया गार्डन बना के दे रहा है। उसके अलावा रसोईया, खाना बनाने वाला या बनाने वाली जो भी सुरक्षा कर्मी, ये सब सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
और सरकार इसको पे करती है। अगर पे नहीं करती तो इसे हाईली सब्सिडाइज कर देती है, यानी कि उसे अत्यधिक सब्सिडी दे देती है। यानी मान के चलते हैं कि अगर इसमें से चपरासी 15-20 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह होती है, तो हो सकता है सरकार इसकी पूरी की पूरी 15,000 तनख्वाह पूरी सरकार दे, हो सकता है मात्र 2,000 रुपये ये IAS से ले। तो इस तरीके से इसे सब्सिडी दे देती है। इसके अलावा बात करें कि IAS अधिकारी को मिलने वाले अन्य लाभ कौन से हैं। देखिए, पहले HRA, DA, TA ये सारी चीज़ें मिली। उसके अलावा जो है जो निजी सहायक वगैरह और स्टाफ वगैरह मिला, घर मिला, सब कुछ मिला। अब देखिए, अब उसके अलावा छुट्टी यात्रा रियायत मिलती है इसे, और ये भी जो है पूरे परिवार के साथ भारत भ्रमण के लिए सरकारी खर्चे पर। किस पर? सरकारी खर्चे पर घूमने जा रहे हैं, बस 1 रुपया नहीं खर्च करना है। इसके अलावा ग्रेच्युटी और पेंशन मिलती है, यानी जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब भी आपका जो है भविष्य सुरक्षित है। तो सेवा के बाद जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती है। अध्ययन अवकाश, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई के लिए छुट्टी ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। तो देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेड लीव मिलती है। ये देखिए, ध्यान दीजिए इस पर, पेड लीव, यानी आप छुट्टी पर भी होंगे, आपके हर महीने सैलरी भी आती रहेगी। प्राइवेट संस्थानों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ आप अगर आधे दिन की छुट्टी पर भी हो तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। यहाँ देखिए, 1 साल 2 साल लगाइए, जाइए सब पढ़िए देश विदेश में। वो यहाँ नहीं पढ़ना, देश विदेश में पढ़िए, और उसकी पेड लीव मिल रही है, सरकार पैसा दे रही है। उसके साथ साथ क्या है, नौकरी की सुरक्षा है, जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी की 1% की भी गारंटी नहीं है कि आपको कल आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ जो है पूरी जॉब सिक्योरिटी है। संविधान के द्वारा ऐसे जॉब सिक्योरिटी दी गई है। कैसे दी गई बताएंगे आगे। तो सरकारी सेवा में स्थायित्व और बिना किसी अनावश्यक दबाव के लिए नौकरी की गारंटी दी गई है। साथ के साथ प्रतिष्ठा और प्रभाव, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं होगी, आपको इसी तरीके से सामान्य तरीके से देखा जाता होगा। लेकिन जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं, या आप किसी IAS ऑफिसर को देखते होंगे, तो आपके नज़र में जो ना उसके लिए अलग ही जो है बन जाता है माहौल। आप उसे अलग ही नज़रिए से देखते हैं, फिर थोड़े डरते हैं, थोड़े उस भाव से देखते हैं, गौरव के भाव से, अरे साहब क्या आदमी है यार, अरे ये कितना बड़ा, मतलब उस भाव से देखते हैं। तो प्रतिष्ठा और प्रभाव, ये चाहे तो अपने इन्फ्लुएंस के जरिए चीज़ों को घटा बढ़वा सकता है, बदलवा सकता है। कहीं मान के चलो रोड ऐसे जा रहा है तो अपन रोड को इस तरीके से निकलवा सकता है। तो प्रतिष्ठा और प्रभाव होता है, समाज में उच्च दर्जा प्राप्त हो जाए से। आपके यहाँ जैसे ही कोई IAS आएगा, तुरंत आप उठ करके उसे पहले चेयर, कुर्सी, खटिया जो भी आप पहले उसे प्रोवाइड कराएंगे। या शादी ब्याह में जब भी आपके रिश्तेदार होंगे तो देखना, आप गौर करना, जैसे कोई IAS या IPS या IR जो भी होगा, वो जैसे ही एंटर करता है, आपके जो है ना जो रिश्तेदार हैं उनके हाव बदल जाते हैं, वो उसकी सेवा भाव में लग जाते हैं कि नहीं साहब इनके लिए वहीं पे जो है पानी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये प्रशासनिक ताकत के साथ सम्मान भी मिलती है। तो ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिल सकती, ये वाली चीज़ें, है ना। तो इसके बाद बात करें साहब, अनुच्छेद 311 जो है इसको गारंटी देता है, जॉब सिक्योरिटी देता है। गारंटी जॉब सिक्योरिटी देता है। किस तरीके से देता है जॉब सिक्योरिटी? जैसे मैंने पहले बोला ना कि जॉब सिक्योरिटी मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी देता है। और इससे क्या होता है, स्थायित्व की गारंटी मिल जाती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जितने देर मतलब जब तक रिटायर नहीं होता है उसके स्थायित्व की गारंटी मिल रही है इसे। इसके साथ साथ अधिकारियों का जो मनमाने ढंग से जो है हटाया ना जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। या फिर डिमोट या बर्खास्त नहीं किया जा सकता इसके अंतर्गत, ठीक है, 311 के अंतर्गत। इसके साथ साथ सुरक्षा की प्रक्रिया क्या है, मान के चलते हैं अगर सरकार या हटाना ही चाहती है इसे, या कुछ कमियां दिखी हैं, तो उसके लिखित कारण देने होंगे, नोटिस थमाना होगा, वो भी लिखित में थमाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ नोटिस तो दे दिया सरकार ने, अब इस पे इसे जवाब देने का या अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। किसको? IAS अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, उत्तर देने का, साहब मैंने कमी की है या नहीं की है, किन परिस्थितियों में ये कमी हुई, वो अपना उत्तर देने का या अपना पक्ष रखने का अधिकार भी ये 311 देता है। साथ ही साथ ऐसा ही नहीं निकाल देगा कि साहब आपने नोटिस थमा दिया और इसे निकाल दें, नहीं, एक विभागीय जांच बैठाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, छोटी हो सकती है, एक सदस्य की हो सकती है, 2 सदस्य की, जितनी भी सरकार तय करेगी। तो विभागीय जांच होगी, उसके बाद उसमें दोषी पाया जाएगा, उस विभागीय जांच में ये अपना भी पक्ष रखेगा IAS अधिकारी, तब कहीं जाके इसे निकाला जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ
एक ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई नेता या सरकार शायद सिर्फ इसलिए उसे ना हटा दे कि वो उसके विपरीत कार्य कर रहा था, भले ही वो संविधान के अनुसार, नियम कानून के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन सरकार या नेता के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, इसलिए उसे हटा दिया। इसमें बहुत से बहुत वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे ज़िले में भेज सकते हैं, इसके अलावा हटा नहीं सकते। हटाने के लिए ठोस आधार होने चाहिए, उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो इसके लिए उद्देश्य दूसरा क्या है, ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग और व्यक्तिगत बदले की भावना से की गई कार्रवाई को रोकना है। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 311 को रखा गया है, जो आईएएस को जॉब सिक्योरिटी देता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि आईएएस को कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और अन्य लाभ क्या होते हैं उसके लिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ इस आर्थिक लाभ को भी ध्यान में रखिए, जिससे आपका मोटिवेशन और बढ़े और आप परीक्षा को पास करने में और ज़्यादा से मजबूती से लग सकें, अपनी दिशा को और धार दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।